अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 2 रोज़ कबल दुबई में होने वाला पाक भारत क्रिकेट मैच भारतीय टीम के रवैये के बायस अपने पीछे एक ऐसा तनाज़ा छोड़ गया है जो हल होने में नहीं आ रहा, और अब इसी तनाज़े के बायस पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में खेलने के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के इस तर्ज अमल पर एतराज़ किया था कि उन्होंने टॉस से कबल पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के साथ हाथ मिलाने से मना करके गेम स्पिरिट के मुनाफी इकदाम उठाया है, और आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्राफ्ट को अपने कल होने वाले मैच से कबल हटाने का मुतालबा किया था। ताहम अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, और ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया है, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए हुकूमत से मुशावरत के हवाले से खबरें मुसलसल आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगा और अगले चंद घंटों में क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। ज़राए का मज़ीद ये भी दावा है कि अगर पाकिस्तान का मुतालबा ना माना गया तो टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। दूसरी जानिब ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये मुतबादिल ऑप्शन भी दी गई है कि जिसके मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के एशिया कप मैचेस के लिए रिची रिचर्डसन को बतौर मैच रेफरी तैनात कर दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या लाहे अमल अपनाने जा रहा है, और क्या वाकई अब एशिया कप पाकिस्तान टीम का सफ़र ख़त्म होने जा रहा है? क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन सैयद यहिया हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शिफा कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी क्या मालूमात हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या वाकई आईसीसी ने पाकिस्तान की तरफ से मैच रेफरी जो हैं एंडी पाइक्राफ्ट उनको तब्दील करने की बात की है? देखिए बात दरअसल ये कि पिछले चंद घंटों से बड़ा तनाव है। हालांकि इधर गर्मी बहुत है दुबई में, लेकिन जब से पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है तब से मैच डे बिफोर यस्टरडे जो एक तनाव की सूरत हाल है, उसके अंदर हर गुजरते लम्हे के साथ एक हलचल ही पैदा हुई है। और भारत ने अगर अपना शॉट खेला है तो अब बारी पाकिस्तान की है, गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे ही एंडी पाइक्राफ्ट, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो मैच रेफरी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, और उनके खिलाफ ये सारा स्टांस नहीं लिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैच रेफरी का काम गैर जानिबदार होकर किसी मैच के तमाम मामलात को देखना होता है। और माजी में एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से, बॉलिंग एक्शन के हवाले से काफ़ी मुतनाज़ा रहे हैं। शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और सईद अजमल, जब इनके बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुए तो मैच रेफरी कोई और नहीं एंडी पाइक्राफ्ट ही थे। अब जो इनका तर्ज अमल सामने आया जब पाकिस्तान और के दरमियान मैच खेला गया, और जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया कि टॉस से ठीक चंद लम्हे पहले इन्होंने दोनों कप्तानों से ये कहा कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे। अब मामला और सूरत हाल ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि एंडी पाइक्राफ्ट टॉस कराने के लिए दोनों कप्तानों के साथ आए हों और अचानक उनको किसी ने जो है वो टॉप बैक में कहा हो कि आपने ऐसा करना है, उन्होंने कर दिया। बड़े जिम्मेदार हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो क्रिकेट के सारे मामला को देखता है। ये जो उनका रवैया था, ये भारत की तरफ झुकाव का ठीक उनका है, तर्ज, जी जी। ये भारत की तरफ उनका झुकाव का तर्ज अमल, यानी उन्होंने गैर जानिबदाराना जो अपने ऊपर लेवल था उसको हटा दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली इसलिए ये मुद्दा उठाया कि भाई बात दरअसल ये है कि अब ये गैर जानिबदार नहीं रहे, जानिबदार हो चुके हैं। और जो इनका तर्ज अमल है, या तो उनको खेल की स्पिरिट को मुतासर करने पर तंबी करना चाहिए थी। फिर उस मैच के दौरान जिस तरह पहलगाम वाक़ये का जिक्र किया सूर्या कुमार यादव ने, जिस तरह उन्होंने भारतीय अफवाज की बात की, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एसओपीज़ के खिलाफ है। उनको बुलाते, उनको रेप्रिमांड करते, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे गैर जानिबदार रेफरी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला बनेगा नहीं। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान जी। अच्छा, ये भी बताइए कि जो बात चल रही है वो ये भी चल रही है कि ये जो हाथ ना मिलाने वाली कहानी है, ये किसी आईसीसी के किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये महज एक गुडविल जेस्चर है, एक कन्वेंशन है जो कि माजी से कुछ अरसे से चला आ रहा है, और अगर उन्होंने ऐसा करने से मना किया है तो उसमें बेसिकली उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। इसके ऊपर वहाँ पर क्या रद्द अमल पाया जा रहा है, और इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? चलें, एक लम्हे के लिए अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ शिफा, तो हर मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से
हैंडशेक करते हैं। सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, टेनिस जहाँ पर 2 खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ पर ये तर्ज-ए-अमल होता है। तो एक गुड जेस्चर है, एक तहज़ीब है, एक तमद्दुन है जिसको खेल की सॉवरेनिटी और खेल की एक असलियत के हवाले से जो है वो आगे लेकर जाते हैं। और आपने देखा कि जब मैच खत्म हुआ और जिस तरह बदतमीज़ी का लफ्ज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, जब भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उन्होंने जिस अंदाज़ में अपनी तहज़ीब के हवाले से बात की, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, तो इससे उन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ किया। अगर आपका ये कहना है कि जनाब ये खेल की रूह को इसने मुतासिर नहीं किया, लेकिन स्पिरिट खेल की तो मुतासिर की। ठीक है, चलें मैं अगर आपकी बात मान लेता हूँ, तो एक तरफ खिलाड़ियों का मैदान में ये रवैया और दूसरी तरफ मैदान से बाहर जो दोनों मुल्कों के अवाम थे, वो जिस भाईचारे का मुज़ाहरा कर रहे थे, जिस अपनाइयत का मुज़ाहरा कर रहे थे, जो हैंडशेक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे थे, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, तो फिर ये 2 अलग-अलग चीज़ें थी। अगर इतना ही भारतीय क्रिकेट टीम को मसला था, अगर इतना ही उन्होंने अपनी हुकूमत की लाइन को टो करना भारतीय था, टीम को तो तो वैसे ही है साहब, उन्होंने तो बाकायदा अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया था कि पाकिस्तानी टीम का कोई शख्स या कोई ओहदेदार जो है वो उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ ना जा सके। जी, बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको इतना मसला था और सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये डर है, ये खौफ़ है जो भारतीय टीम के कैंप में आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी की तक़रीब थी, वहाँ पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेज़िडेंट भी है, मामला सारा शुरू वहाँ से हुआ। जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो सिर्फ़ भारत की टीम के प्लेयर नहीं है, कप्तान नहीं है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग अब भी मैं उनको कहूँगा। उन्होंने वहाँ पर हैंडशेक किया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, उन्होंने जनाब बाद में पाकिस्तान टीम के कप्तान से भी हाथ मिलाया और फिर वहाँ पर भारत में उनको सोशल मीडिया पर जिस तरह लताड़ा गया, जिस तरह सूर्य कुमार यादव को गद्दार कहा गया, वो डर गए। और जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नुक्ता है, वो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर मौजूद हैं, जो नाम के गंभीर नहीं है, मामलात में भी उनके जो मामलात हैं वो गंभीर हैं। और वो भारत की जनता पार्टी के साथ बतौर सियासतदान भी मुंसलिक रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं और जो मोदी हुकूमत है उसके बहुत करीब समझे जाते हैं। और ये उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो जब ड्रेसिंग रूम से आपको इस तरह की वाइब्स आ रही हों, इस तरह के पैगामात मिल रहे हों, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ी कितने दबाव में होंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि अब जो एक और दरमियाना सा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई उससे दरमियाना रास्ता निकल आएगा? कि मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि रिची रिचर्डसन को लगा दें और पाइक्राफ्ट को जो है अपने इस मामले से दस्तबरदार कर दें कि टूर्नामेंट में बेसिकली जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो वो यहाँ पर रेफरी ना हो। इससे क्या कोई दरमियाना रास्ता निकल सकता है और कल जो पाकिस्तान का मैच होना है वो आराम से हो सकेगा? ये आपको ऑप्शन काबिले मतलब वर्केबल नजर आता है? देखिए शिफा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमेशा खेल की साख को, खेल की रूह को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलने की कोशिश की है और भारत ने कभी एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत नहीं दिया, हक नहीं अदा किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, जब से मैं पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, हमेशा जनाब खेल की रूह को मुतासर नहीं किया। 98-99 में जब शिवसेना के शरपसंदों ने फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को खोद दिया था, हमारी टीम तब भी वहां पर खेलने के लिए गई। उसके बाद 1987 में जब इमरान खान पाकिस्तान की टीम को लेकर गए थे, हमने पहली मर्तबा भारत को भारत में शिकस्त दी थी। अहमदाबाद, जो आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर टीम पाकिस्तान पर पथराव हुआ था। हमारी टीम तब भी वापस नहीं आई थी। हमारी टीम के खिलाड़ियों ने हेलमेट पहनकर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग की थी। ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा तर्ज अमल है। उसके बाद भारत की टीम ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया, 2016 में शाहिद आफरीदी टीम को लेकर गए, 2023 में बाबर आजम पाकिस्तान टीम को लेकर गए। तो ये जो भारत का रवैया है, अब जो आपने बात की कि पाकिस्तान क्या दरमियाना रास्ता इख्तियार करेगा, देखिए जो इस वक्त कल्प्रेट हैं, किसी शक व शुबे के बगैर मुतनाज़ा हो चुके हैं। एंडी पाइक्राफ्ट जो मैच रेफरी हैं, वो खुद कठेरे में आ गए हैं। आपने जिस तरह कहा कि 2 मैच रेफरी इस वक्त मौजूद हैं, एक वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन है, एक जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्राफ्ट है। तो आपका कहना यह है कि क्या ये दरमियाना रास्ता, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, आईसीसी के लिए, एसीसी के लिए दरमियाना रास्ता होगा? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एहतजाज जारी है। पाकिस्तान अच्छा, क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हक हासिल है कि अब शुरुआत भारत ने की है, इख्तिताम हम करेंगे।
और इस हवाले से, इख्तिताम के हवाले से आपकी इतलात हैं क्या? वो तो ठीक है कि हमने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है, लेकिन आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या इम्कान नज़र आ रहा है आपको? बॉयकॉट ही होगा जो हमें खबरें या तासुर मिल रहा है इस वक्त? देखिए, भारत को ये लगता था कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे, वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर देंगे तो वो सुरखरू हो जाएंगे। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह है सैयद मोहसिन रजा नकवी, उन्होंने इस साल जब फरवरी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा था, तो भारत ने अपनी उसी रविश का मुजाहरा किया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेले, भारत की इस बात को तस्लीम किया कि आप अपने मैचेस दुबई में खेल लें, लेकिन अगले 3 साल के लिए हमने उनसे ये डिसाइड किया कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। अभी अक्टूबर में खवातीन वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसका होस्ट इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी। अब जो आप ये बात कर रही हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन नजर आ रही है, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान टीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता, पाकिस्तान टीम का कप्तान आता, पाकिस्तान टीम का कोच आता, पाकिस्तान टीम का मैनेजर आता, पहला सवाल ही ये होना था कि जनाब आप मैच खेलेंगे, आप मैच का बाइकआउट तो नहीं करने जा रहे, आप एंडी पाईक्राफ्ट के अंडर मैच रेफरी मैच खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अपने कार्ड्स को संभाल कर रखा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान टीम दुबई में मौजूद है और आईसीसी एकेडमी में पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके ठीक से है। खेल रही है। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। अब बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कोड में है, जो इस वक्त अमित शाह के साहबजादे जय शाह चला रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत डोमिनेट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। जिस तरह भारत के मीडिया ये खबर दे रहा है कि जी एंडी पाईक्राफ्ट को नहीं हटाएंगे, तो नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल मैच खेलना है यूएई के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जवाब देगा। ठीक है। अच्छा, और ये बताइए कि अब अगर मिसाल के तौर पे हम बॉयकॉट की तरफ जाते हैं, और वैसे मैं इस पे बड़ा हार्डलाइनर हूँ, मैं तो खैर ये नहीं दरमियान की गेम नहीं मानती, मैं तो कहती हूँ भाई जैसा जैसे को तैसा है, और जैसे कि तैसा का जवाब फिर जैसे को तैसा होता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे लेकिन अगर हम बॉयकॉट की तरफ जाते हैं और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीइंग द होस्ट बोर्ड ये फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने भी इनको मज़ा चखाना है, तो उनके पास कौन कौन से कार्ड्स मौजूद हैं जिनके हवाले से हमें सोचना चाहिए वाइल वी आर मेकिंग आवर माइंड कि हमने करना क्या है? कोई कॉन्सिक्वेंसेस लीगल फ्रंट पे हमें फेस करने पड़ सकते हैं इस बॉयकॉट के? देखिए, शुरुआत तो इंडिया ने किया है शिफा, और आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रही हैं, ये एसीसी का टूर्नामेंट है और इस वक्त एसीसी की सदारत जो है वो सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के न सिर्फ सरबराह हैं बल्कि विफाकी वजीर दाखिला भी हैं। और जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि उन्होंने इस साल फरवरी में बहुत अच्छे कार्ड खेले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भारत को जनाब लेने की देनी पड़ गई, और वो समझ रहे थे कि सिर्फ क्रिकेट को वो चलाते हैं, क्रिकेट पे वो रूल करते हैं। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को बहुत अच्छे अंदाज में मनवाया। अब आपका सवाल ये है कि क्या हम बाइकआउट करेंगे? आपका सवाल ये है कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो इसके कानूनी क्या पहलू निकलते हैं? मिसाल के तौर पे डैमेजेस। जी, तो मैं आपको वही बताने लगा हूं कि अब चूंकि भारत की हुकूमत इस तमाम सूरत हाल में इन्वॉल्व हुई है, भारत ने जो है इस खेल की रूह को मुतासिर किया है। उनके कप्तान ने आकर सियासी बयानबाजी की है, उनके कप्तान ने आकर हाथ नहीं मिलाया, उनके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कप्तान की बजाय जो है एक सियासी लीडर की हैसियत से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया है। तो अब गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कुछ भी करेगा और वो हुकूमत का जो कवर है उसको लेकर करेगा, और जब कहीं हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पर फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल उसकी कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, और क्विकली ये भी बताइए कि इस वक्त हमारे प्लेयर्स का क्या माइंडसेट है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने तो क्रिकेट खेलना है, उनको कल के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप भी दुबई में हैं, वो भी दुबई में है, सो जाहिर है उनमें या तो कन्फ्यूजन पाई जा रही होगी या वो मेंटली तैयार होंगे कि नहीं भाई हमने मैच खेलना है। उनका माइंडसेट कुछ रीड कर पाए हैं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी करवाई गई? देखिए शिफा, बड़ा सेंसिटिव मामला है, और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये हमारे शाहीन हैं, उनकी कारकर्दगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमारे मुल्क के सिपाही हैं, जिस तरह सरहदों पर हमारे जवान मौजूद हैं, जो इनको कमांड दी जाएगी वो करेंगे। लेकिन हमारे खिलाड़ियों में और भारत के खिलाड़ियों में एक फ़र्क है। हमारे खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, हमारे खिलाड़ी यहाँ पर सियासत करने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड ना सियासत करता है, ना हमारा क्रिकेट बोर्ड खेल में सियासत को लेकर आता है। तो जो अब तक की सूरत हाल है,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के अगले अहकामात के मुंतज़िर हैं। फिलहाल पाकिस्तान टीम, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुबई की इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी में इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। और प्रैक्टिस का मतलब यह है कि पाकिस्तान का यूएई के साथ जो मैच है वो इस वक्त ऑन है, जो कल इस वक्त ठीक खेला है। जा रहा होगा। फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। इंतहाई अहम बात नाजरीन याहिया हुसैनी साहब ने हमें बता दी। थैंक यू सो मच याहिया हुसैनी साहब, आपने वक्त निकाला, दुबई ज्वाइन कर रहे थे। द गेम इज़ ऑन नाजरीन, और अब कल बाकी मामलात जो हैं वो मजीद क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। लेट्स होप, विश एंड प्रे कि क्रिकेट विंस, सैनिटी प्रिवेल्स और दुश्मनी को वहीं रखें और क्रिकेट को एक गेम की तरह एंजॉय करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं और मैदान में उतरें। और अब बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जो आज मुख्तलिफ हवालों से न सिर्फ खबरों की जद में रहा बल्कि अदालती मामलात मजीद उलझाव का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। जजेस हों या फिर अदालत में पेश होने वाले प्राइवेट वकला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त एक बहरानी कैफियत का सामना करती दिखाई दे रही है। पहली खबर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, जिनको आज जुडिशल वर्क से रोक दिया गया और उनकी सिंगल और डिवीजन बेंच की हवाले से तमाम कॉज लिस्टें मनसूख कर दी गई। इसके साथ साथ दूसरी खबर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक और जज जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ से ही मुतल्लिक है, जिनको हाई कोर्ट की हरासमेंट कमेटी की सरबराही से अलग करके जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को सरबराही दे दी गई। ये पेशरफ्त इस हवाले से अहम है कि ईमान मजारी एडवोकेट को चंद रोज़ कबल अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़े रिमार्क्स का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने एक कंप्लेंट चीफ जस्टिस के खिलाफ इसी हरासमेंट कमेटी में दायर कर रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही आने वाली तीसरी खबर के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को उनके ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि आज ही चेयरमैन पीटीए ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी है। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ने अपनी जनरल बॉडी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काम से रोके जाने के अदालती फैसले पर शदीद तनकीद की है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस अंदाज में अपने किसी साथी जज को काम से रोकने का इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात अब क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंज़बाती कमेटी के चेयरमैन राजा अलीम अब्बासी साहब, जबकि इसी हवाले से अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ 365 न्यूज़ के इस्लामाबाद से नुमाइंदे अब्दुल रऊफ बज़मी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, आपकी इजाज़त से मैं बज़मी साहब से ज़रा अपडेट्स ले लूँ कि आज बज़मी साहब ये बताइए सबसे पहले तो कि आज ही चेयरमैन पीटीए को बरतरफ करने का फैसला सामने आया, आज ही उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल कर दी है, ये क्या माजरा हुआ है, इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चेयरमैन पीटीए हैं मेजर जनरल रिटायर हफीज़ुर रहमान, उनकी जो तैनाती थी उसको कलअदम करार दे दिया गया है। ये जो जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है 99 सफ़ात का जो है फैसला जो तहरीर किया, जिसमें उन्होंने ये फैसला जारी किया कि उनको अपने ओहदे से हटाया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये जो दरख्वास्त थी, जो ये उसामा खिलजी की जानब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बाद जो फैसला जो है महफूज किया गया और उनको जो है चेयरमैन पीटीए को आज उनको जो है इस अपने ओहदे से हटा दिया गया और हुक्म जारी किया। तो फैसले में कहा गया कि मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और चेयरमैन पीटीए की तैनाती का अमल गैर कानूनी और कानूनी है। चेयरमैन पीटीए की तैनाती एक मखसूस शख्स को लाने के लिए की गई थी। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे की तश्कील और इसके लिए तयशुदा जो अहलियत के म्यार हैं वो गैर कानूनी और मखसूस शख्स को लाने के लिए किया गया है। अदालत ने फैसले में कहा कि एक इश्तिहार जारी किया, जिस वक्त इश्तिहार जारी किया गया जब पीटीए की तकरीर के कवानीन में इस ओहदे का कोई जिक्र नहीं था। मेजर जनरल रिटायर हफीज़ुर रहमान जो हैं, इनकी तैनाती का पूरा अमल जो है बदनीति पर जो है मुश्तमिल है। चेयरमैन पीटीए की उम्र की हद को भी जो है बढ़ाया गया है, जो कि 61 साल किया गया है, जबकि जो मेंबरान की जो उम्र हद थी वो 57 साल मुकर्रर की गई थी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल रऊफ बज़मी साहब, आपने अपडेट्स दी। अब्बासी साहब, आपकी तरफ अब मैं आऊँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बार एसोसिएशंस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों या जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा हों, ये जो आज का सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जिस तरीके से ख़बरों की जद में रहा, उसको आप लोगों की एसोसिएशंस किस तरह से देख रही हैं और इन फैसलों के हवाले से अब आप लोगों का लाएअमल है क्या? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये थी कि आज एक केस फिक्स था, एक रिट पिटीशन फिक्स थी डिवीजनल बेंच में जस्टिस डोगर साहब की सरबराही में। वो रिट तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट हैं, उनकी को वारंटो रेट थी और उस पर ऑब्जेक्शंस थे। इदारे ने और रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाए थे और बड़े वैलिड और लीगल ऑब्जेक्शंस थे
कि जी ये रिट जो है प्रो वारंटो की सिटिंग जज के खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है in terms of Article 209 of the Constitution or in terms of settled law declared by the Honorable Supreme Court of Pakistan in so many judgments. तो उस हवाले से ज़ाहिर है हमारा ये कंसर्न था। इस्लामाबाद बार कौंसिल इस्लामाबाद की एक रेगुलेटरी बॉडी है। हमारी जो दो बार्स हैं हमारे सबॉर्डिनेशन में जिनकी हम रेगुलेशन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद और हाई कोर्ट बार है, तो वी वर द स्टेक होल्डर्स एंड वी आर द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये इस्लामाबाद, ये इदारा, ये हाई कोर्ट ज़ाहिर है इसका अल्टीमेट इफेक्ट लिटिगेंट्स पे है, इसका अल्टीमेट इफेक्ट लोगों पे है, इसका अल्टीमेट इफेक्ट बार के मेम्बरान पे है। तो हम वहाँ गए, पूरी की पूरी बार काउंसिल वहाँ थी, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट बार वहाँ थी, पूरी की पूरी हाई कोर्ट बार की जो कैबिनेट थी वहाँ मौजूद थी। और जब केस कॉल हुआ तो मैं रोस्टर पे गया और मैंने उनसे कहा कि जी आप हमें सुनिए, और इसलिए कि ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि आपके पास कोई ऐसी पास नहीं है कि आप इस पिटीशन को सुने, आप तो आप अब्बासी साहब, आप लोग या आप लोगों की बार काउंसिल इसको अब चैलेंज करेगी फिर अदालत में? आप लोग पिटिशनर्स बनेंगे कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इस तरह से गुजारिश है, मुझे सुनिए जी। हमने वहाँ कहा, हमने उनको चैलेंज किया, हमने यही वहाँ इस्तदा की डिवीजन बेंच में कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, आपके पास इख्तियार नहीं है, आप इसको सुन नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जी हम इसकी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जब हम सुनेंगे आपको तो हम आपको बुलाएंगे, आपको सुनेंगे। अभी तो हम कोई फैसला नहीं करने जा रहे, अभी ना हम रिस्पोंडेंट को नोटिस करेंगे। और कोर्ट में जो कोर्ट आज जब हमने हियरिंग की और जो ऑर्डर हमने सुना उसमें कहीं भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उनके जुडिशल वर्क से नहीं रोका गया था, कोई ऑर्डर नहीं था। सब्सिक्वेंटली जब मैं घर आया तो हम तो मुतमईन थे कि जी ठीक है, जो फैसला जज साहब ने किया कि आर्टिकल 209 के तहत इसका जो इख्तियार सुमात है ये जुडिशल काउंसिल के पास है, तो ये ठीक बात है, ये रीजनेबल ऑर्डर था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो ये से पता लगा कि जी ये तो उन्होंने उनको जुडिशल काम से रोक लिया। तो फिर हमने एमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद बार काउंसिल ने, और हमारी डिस्ट्रिक्ट बार भी हमारे साथ थी, और वहाँ हमने ये फैसला किया कि जी ये बुनियादी तौर पे एक बिल्कुल ये अंधा कानून है, ये जो हमारा इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, ये इसको और नीचे लेके जाए और तबाही होगी। जी आप ठीक है। अब्बासी साहब, अगला जो इशू है, ज़ाहिर है आज इतनी खबरें आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हमें भी समझ नहीं आ रही कि कौन सी खबर पहले है और कौन सी खबर बाद में है। जस्टिस समन रिफत साहिबा के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से उनको हरासमेंट कमेटी से हटा के इनाम अमीन मिन्हाज साहब को शामिल किया गया, इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आ रहा है? कुछ समझ में आई आपको इस फैसले की कहानी? सर देखिए मैम, एक जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना, चेंज करना, ये तो चले उनका इंटरनल वर्किंग है, हम तो मुझे नहीं पता। लेकिन कोई ऐसा काम जो नीति पे मबनी हो, वो मैं समझता हूँ कि वो कंडेम, उसको हम कंडेम करते हैं और वो काबिल मज़म्मत भी है। देखिए जो हम ये एक कमेटी की बात नहीं है। आप जो हाई कोर्ट के इस्लामाबाद में आप जो देख रहे हैं, जो जजेस को सिंगल बेंचेस से हटा दिया गया, उनके मखसूस डिवीजन बेंच बना दिए गए, उनसे केसेस विड्रॉ किए गए, ये अनप्रेसिडेंटेड ट्रेडिशंस हैं। हाई कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट वो सेम स्ट्रेंथ के जज हैं, सेम पावर्स हैं उनके पास, जुडिशियल पावर्स हैं। आप एक केस इंट्रस्टमेंट करने के बाद उस जज से केस वापस नहीं ले सकते जब तक कि वो खुद रिक्यूज ना करे। ये हमारा सेटल्ड नॉर्म्स हैं, सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। और यहाँ ये भी हुआ उनसे केसेस वापस लिए गए, उनसे बेंचेस हटाए गए, उनको डिवीजन बेंचेस में मखसूस केसेस दिए गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे इदारे की तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। और जुडिशरी का ये कभी भी ऐसा हमने बहुत कम नहीं देखा कि इस तरह की चीज़ें हुई। और एक ब्रदर जजेस, मैंने जैसा से कहा चीफ साहब से कि मैं कहा सर आज ये आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। आप आज अपने साथी जज को जो साथ काम कर रहे हैं, आपको उसको नहीं पता कि क्या फैसला आएगा, वो काम को आप उसको रोक देंगे। कल आप एक सिविल जज है, वो कल आपको काम से रोक देगा। परसों एक पेशावर हाई कोर्ट का जज है, वो पंजाब के किसी जज को रोक देगा। तो ये एक नेवर एंडिंग सिलसिला है। और ये नॉर्म्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के और रिपोर्टेड जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट है, 2000 उसके 22 की जजमेंट है पीएलटी सुप्रीम कोर्ट, जो काजी फाइज ईसा वर्सेस सदर पाकिस्तान
उसमें भी ये होल्ड हुआ। अच्छा, और अब्बासी साहब फाइनली और क्विकली मुझे ये भी बताइएगा कि एक और खबर भी आपके ही बार काउंसिल से आई है। इस्लामाबाद बार काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है आप ही के एक वकील के खिलाफ, ईमान मजारी के खिलाफ। उसके ऊपर बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल का क्या मौकफ है? उनका लाइसेंस मनसूख करने की पिटीशन जो है वो दायर। जी, बार काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें डिफरेंट कमेटीज हैं, डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स हैं, और जो लॉयर्स का कॉन्डक्ट है उसका कॉन्डक्ट वो गेज करने का एक इदारा है, और उसका एक ट्राइब्यूनल है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। इस्लामाबाद बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। ये बहुत सारे केसेस लॉयर के मिसकंडक्ट के हवाले से हम सुनते हैं, तो वो हमारी राय नहीं होती, वो हम जब मैं केस देखूंगा, जब मुझे तो नहीं पता कोई दायर हुआ अभी तक, मुझे इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मिल रही है, मुझे तो कोई जी इन्फॉर्मेशन जी, नहीं आई। उनके लाइसेंस मनसूख होने की दरखास्त जो है वो रेफरेंस दायर किया गया है, और ये कहा उसमें वो मुख्तलिफ। जी, उसके ऊपर कमेंट करना, मैं चूंकि उसका मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे 3 लोग हैं उसमें, मैं चेयरमैन हूँ और 2 मेंबर हैं उस ट्राइब्यूनल के, वो हम उसको लीगल साइड पे देखते हैं, उस पर देखेंगे जब हमारी हियरिंग होगी इस केस की, तो वो हम उस वक्त हम अपने जजमेंट के जरिए उसका इजहार करते हैं। हम पब्लिकली वो जो उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। पास जो हमारे पास पेंडिंग केसेस होते हैं, हम पब्लिकली उसके बारे में हम इजहार नहीं कर सकते, और ना हमें करना चाहिए। हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमें ये इस बात की इजाज़त नहीं देता बिल्कुल सही है। कि उस केस के हवाले से कोई अपनी ज़ाती राय का इजहार करूँ और मैं मीडिया पे करूँ, जबकि मैंने वो केस सुना नहीं, जबकि वो केस देखा नहीं। हम केस सुनेंगे, हम केस का एविडेंस देखेंगे, उसके बाद हम जो जुडिशियल साइड पे फैसला को हम करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राजा अलीम अब्बासी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सारा दिन आज खबरों की जद में रहा, उसके हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इस्लामाबाद बार काउंसिल का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में जिक्र होगा हालिया सैलाबी तबाही के मुआशी असरात का, जिनके हवाले से इब्तदाई तखमीना खासा परेशान कुन है, और पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा धचका लगने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। जेएस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और अब सिंध का रुख करने वाले सैलाब से हालिया मानसून सीजन के दौरान अब तक पाकिस्तानी मईशत को $2 अरब का नुकसान पहुंच चुका है, जबकि बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही के बायस खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो सकती हैं या हो गई हैं कुछ इलाकों में। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1 से 1.5% इजाफे के बाद 6.5% की मौजूदा सतह से 7.5 या 8% तक जा सकता है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक गंदम और कपास की एक्सपोर्ट में नुमायां कमी और इन दोनों अजनास की इंपोर्ट बढ़ने से पाकिस्तान के माली खसारे में $1.8 अरब का इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ सैलाब मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर इजाफी खर्चे के बायस पाकिस्तान को शदीद माली दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है, जबकि इस दौरान पाकिस्तान को IMF की सख्त शराइत भी बर्दाश्त करना होंगी। दूसरी जानिब ये दावा भी किया जा रहा है कि हालिया सैलाब से गुर्बत में 50% और बेरोजगारी में 30% इजाफा हो सकता है, जबकि कारोबारी तबका स्टेट बैंक से शरह सूद को इन मुश्किल मुआशी हालात में सिंगल डिजिट में लाने की बात कर रहा है, और ये मुतालबा भी कर रहा है जो फिलहाल मंजूर नहीं हो सका, नहीं किया गया। हालिया सैलाब से होने वाली तबाही का स्केल कितना बड़ा है और इससे निमटना कितना एक अहम चैलेंज साबित हो सकता है, और इसके लिए हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी होगी, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब, जो कि किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और जाना माना नाम रखते हैं पाकिस्तान के सियासी और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सुखेरा साहब। अस्सलाम वालेकुम शिफा। बहुत शुक्रिया सुखेरा साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आपने भी खासा इसके हवाले से ट्वीट किया, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने लोगों के साथ शेयर किए। आपकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा चैलेंज है? क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको परेशान कर रहे हैं इस सारे फ्लड्स के क्राइसिस के हवाले से, और कौन से शोबे आपको लगता है ज़्यादा मुतासिर होंगे? शिफा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखें, अगर आप इजाज़त दें तो इसे थोड़ा सा कंटेक्चुलाइज कर लें। पहले इस के 3 पहलू हैं, एक इंतज़ामी है, एक इंसानी है और एक मुआशी है। सबसे पहले तो आ जाएं कि फ्लड्स पहली दफ़ा तो आए नहीं, कई दफ़ा फ्लड्स आ चुके हैं। हम उनसे क्या सीखते हैं और क्या इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगली दफ़ा ये नुकसानात कम हो। बिल्कुल ब्रीफली मैं कहना चाहूँगा कि सैटेलाइट इमेजिंग अवेलेबल थी। क्या NDMA ने और PDMAs ने देखा नॉर्दर्न एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन हो रही है? तो आम शहरी सोशल मीडिया पे तस्वीरें पहले की और अब की शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ों से दरख्त काट दिए गए, उसका नुकसान हुआ। बाद में इंक्रोचमेंट्स वाटरवेज में, रिवर बेड्स में बनी हुई थी, क्या बताया गया कि इन्हें टाइमली हटा लें? नहीं हटाया गया, नुकसान हुआ। इस्लामाबाद सरीना चौक सबने देखा, डिप्लोमेटिक इनक्लेव डूब गई,
क्योंकि वाटरवे बंद कर दी गई थी, उसके साथ से जो मार्गला से नीचे बरसाती नाले आते हैं। पिंडी के अंदर एक इलीट हाउसिंग सोसाइटी में कर्नल साहब, उनकी बेटी 3 दिन तक उनको ढूंढते रहे, ट्रेजिडी हुई क्योंकि वाटरवेज बंद कर दिए गए। आप नीचे आ जाएं प्लेन्स में, आपका लाहौर के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ रिवर बेड में बनी। सारी दुनिया में रिवर्स गुजरते हैं शहरों के अंदर से, लेकिन एम्बैंकमेंट्स बनाई जाती हैं। हमने क्या सबक सीखा? डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हिफाजती इंतजामात भी होने चाहिए। जिस मुल्क में मार्च में एस्टिमेट्स आए कि करंट बेरोज़गारी 22% पे जा चुकी थी, तकरीबन 44% से ज़्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे है। उसमें अब ये ट्रेजिडी हो गई, ज़राअत से मुंसलिक तकरीबन 33 से 40% लोग डायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक हैं। पिछले 2 फसलों में 2 साल गंदम की फसल के साथ क्या हुआ और बाकी फसलों के साथ क्या हुआ, ज़िम्मेदार का तो हाल बुरा था। अगर आप ट्रैक्टर सेल्स, जो एक बड़ा रूटीन का इंडिकेटर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो 2002 के बाद से सबसे कम सेल्स पिछले 1 साल में हुई। उसमें सरकारी खरीदारी जो की गई बांटने के लिए ट्रैक्टर्स वो शामिल थी। उसके बावजूद खाद की इन्वेंट्री पिछले 20-25 साल में सबसे ज़्यादा पड़ी रहेगी, क्योंकि किसान के पास कुव्वते खरीद नहीं थी। ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन थी ज़रूरी तबके की। ऊपर से आ जाते हैं फ्लड्स। अब फ्लड के अंदर डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। राइस का इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स कहते हैं 60% क्रॉप खराब हुई, स्टेट बैंक कहता है तकरीबन 25% हुई है। कॉटन इसी तरह से 25 से 30% कही जा रही है, दूसरी फसलें भी इसी तरह से। अगर आप 20-25% की भी एवरेज ले लें, उसका इम्पैक्ट आएगा, जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा था, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक प्राइसेस पे आएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स जो होती हैं उस पे आएगा, और इंपोर्ट बिल पे आएगा। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये सब कुछ? ये इंसानी पहलू, माशरती पहलू। लेकिन गिवन कि ये है सिचुएशन, करना क्या चाहिए, उसे मैं मुआशी पहलू कहता हूँ। देखें, पिछले साल गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक ज़राअत ने 0.7% के करीब ग्रो किया, 0.7, 0.7%, जिसमें 4.5% लाइफ स्टॉक की ग्रोथ दिखाई गई थी। चलें, होगी, अल्लाह करे ठीक हो। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी नेगेटिव 0.7 थी, लेकिन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को आपने शो करके 8.8 पे आपने उसे पॉजिटिव किया। तो ना आपका ज़रूरी शोबा तरक्की कर रहा है, ना आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पिकअप कर रहा है। उसमें जब 22% अनएम्प्लॉयमेंट है और 44% प्लस लोग खते गुर्बत से नीचे हैं, तो ये तो सिचुएशन इन्हें उठा के अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम 30% पे ले जाएगी और खते गुर्बत से नीचे आधी आबादी चली जाएगी। हम 12-12.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। जी। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ है। इस वजह से इसके ऊपर आई थिंक हम सारे जो कंसर्न्ड हैं लोग, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। देखें, किसी भी इमरजेंसी को डील करने में सबको हुकूमत के पीछे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन तो करना क्या चाहिए उसके ऊपर डिफरेंट आ रहा है। बिल्कुल, इसके ऊपर डिफरेंट आ रहा है, और ये एक हेल्दी डिबेट है, होनी भी चाहिए। हो सकता है किसी का मशवरा दूसरा मशवरा पहले वाले से ज़्यादा बेहतर लगे, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो। लेकिन अब मसला ये है सुगैरा साहब कि आपने जो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, ये आवाम को कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में नहीं था पता। IMF के प्रोग्राम के तले तो पहले ही हमारी मईशत दबी हुई है। अगर $2 अरब की बात कर रहे हो, या जो एहसन इकबाल साहब के अपने फिगर्स आए हैं कि भाई 500 अरब रुपए की बात हम कर लें कि इतना नुकसान हुआ है, तो ये हम मज़ीद कैसे इसको हम बर्दाश्त करेंगे? शिफा, IMF की बात करने से पहले ज़रा यूनिसेफ के फिगर्स चेक कर लें जो उन्होंने अभी फ्लड्स के बारे में कहा। उन्होंने 2.5 करोड़ बच्चा क्रिटिकल असिस्टेंस के खाते में डाला है कि दे रिक्वायर क्रिटिकल असिस्टेंस। तकरीबन 3 करोड़ लोगों को
इस टाइम न्यूट्रिशनल नीड्स उनकी इंडेंजर्ड हैं। 5.5 मिलियन 55 लाख फैमिलीज वो कह रहे हैं कि जी डायर नीड ऑफ सपोर्ट में है। अगर 4 करोड़ आदमी आपका डायर नीड में है, और यूनिसेफ खुद कह रही है, यूनिसेफ के ये फिगर्स हैं, उन्होंने अपील की है 141 मिलियन डॉलर्स की। एहसन इकबाल साहब 500 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, जायज़ बात कर रहे हैं। हमारे थिंक टैंक ने, इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, बड़ी देर से एक चीज़ कह रहा है कि देखें एग्रीकल्चर सेक्टर आपका स्ट्रगल कर रहा है, ये फ्लड्स की वजह से और ज़्यादा तबाही आ गई है। हमें किसी और सेक्टर को तो उठाना पड़ेगा ना फौरन, और एग्रीकल्चर सेक्टर की रिहैबिलिटेशन करनी है, रिलीफ करनी है। पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि 5 लाख रुपया डैमेज्ड घर का, 10 लाख रुपया पूरे घर तबाह होने का, 5 लाख रुपया भैंस का। आई एम मोर वरीड कि किसानों के पास जो देही इलाकों में लोग रहते हैं, उनकी सारी गंदम जो अगले अप्रैल तक खाने की थी वो भी खत्म हो गई। दिस इज अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो अब जैसे सुखेरा आपने साहब, कहा पैसा कहाँ से आएगा? जी, जो 3 चीजें हैं जो आप मशवरा देंगे गवर्नमेंट को कि प्रायोरिटी पे करने वाली 3 चीजें, वो क्या होंगी गवर्नमेंट के लिए, अगर आप सजेशन दें? जी शिफा, हमने तो लगातार 3 महीने से कह रहे हैं कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी रेट, आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी रेट ला रही है 11% पे, ये जायज़ नहीं है। ये अगर आप देखें, ये बनता है 8% रियल इंटरेस्ट रेट। आप अपने हमसाए मुल्क को देखें, आप अपने बाकी कंपेटिटिव मुल्कों को देखें, उनके अंदर 1.5% से 4% का फ़र्क है रियल इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी रेट में। हम ये कह रहे थे कि आप 11% से इसे 9% पे लेके आए, ठीक है, जो कल होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, और दिसंबर तक इसे 6% पे लेके आए। आपकी इन्फ्लेशन गवर्नमेंट जो कह रही थी CPI 3.5% के करीब थी। अगर आप 11% से सूद को 9% पे लेके आते हैं, 1.2 ट्रिलियन रुपया बचता है गवर्नमेंट को सर्विस, ये जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये 1.2 ट्रिलियन रुपया बचा के ये फ्लड्स की जो है रिलीफ ऑपरेशंस, जो फ्लड की रिहैबिलिटेशन का काम है, रेस्टोरेशन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों का, ये किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अहमद नवाज सुखेरा, पाकिस्तान के साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट, हमारे साथ मौजूद थे और अपने 2 सेंट्स पेश कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान को किस तरह से फ्लड्स का क्राइसिस हैंडल करना चाहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।